विकसित भारत के बारे में हम विचार रखते हैं तो विकसित से मेरा संदर्भ सिर्फ आर्थिक तौर पर विकास का नहीं है, बल्कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और एज ए सोसाइटी हमारा किस तरह का बिहेवियर और आचरण होना चाहिए उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। आप किस मत के हैं और आप क्या सोचते हैं कि हम जो इस सपने को लेकर आगे बढ़े थे 78 वर्षों में वो सपना पूरा क्यों नहीं हुआ? कि ब्रजेश जी, जब हम 77 वर्ष अपनी आज़ादी के जश्न मना चुके हैं और 78वां हम जश्न मनाने जा रहे हैं, उसकी पूर्व संध्या पर बैठे हैं, तो मैं आज तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को उस भारत विभाजन की विभीषिका का स्मृति एक बार पुनः याद दिलाऊंगा कि ये आज़ादी की कीमत हमने कितनी चुकाई है। ये आज़ादी कोई हमको बहुत सहजता से, बहुत आसानी से नहीं मिली है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इस विभीषिका में अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है और वो पीड़ा आज तक लोग झेल रहे हैं, आज तक उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। हम इसलिए इस आज़ादी की कीमत को हमको समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी पाने के बाद देश ने अचीव नहीं किया है। आज देश बहुत सारे मसलों पर बहुत आगे बढ़ा है। विशेष करके महिलाओं को लेकर के समानता के मामले में दुनिया भर का आप आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। भारत में महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं, बहुत आगे बढ़ी हैं। आज देश के बड़े पदों पर, और अब तो आज भारत वर्तमान राष्ट्रपति इस समय आदिवासी महिला है। तो भारत ने कई पैरामीटर्स में बहुत प्रगति की है। समाज को साथ लेकर के चलने में, सबको आगे बढ़ाने में बहुत तरह के प्रयास किए गए हैं। और पिछले वर्षों में जिस तरह से विशेष तौर पर वो महिलाएं जिनको शौच के लिए खुले में जाना एक त्रासदी होती थी, ऐसे छोटे छोटे विषयों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है, समाज ने ध्यान दिया है, मिलकर के इसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। देश कई मायने में आगे बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक चिंताएं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी सरकारों को लेकर के सवाल होते हैं। हम सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश मुझे लगता है एक सही ट्रैक पर है। और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाया जा सके, उसमें जब तक सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे, केवल मुंबई या दिल्ली के चमकने से देश नहीं चमक सकता है। देश को चमकाने के लिए हमको उत्तर प्रदेश के बलिया, बांदा, बदायूं जैसे छोटे छोटे जनपदों को भी उतनी ही चमक के साथ आगे बढ़ाना होगा। सबको साथ लेकर के चलना होगा। हम निश्चित तौर पर इस बात के पक्षधर हैं और इसमें हम सबके सुझाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। सब साथ मिलकर के आएंगे तो कोई कारण नहीं है। भारत में तो इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया आज बहुत आसान्वित निगाहों से देख रही है कि तमाम कठिनाइयों के बीच में आज हम अपने अड़ोस पड़ोस में जब देख रहे हैं, श्रीलंका के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, बांग्लादेश के क्या हालात हैं, जब हम अपने आस पड़ोस के देशों को देख रहे हैं जी, जब आप ये कहते हैं सबका साथ, तो क्या वाकई में आप सबके साथ की बात करते हैं या किसी वर्ग विशेष के सबके साथ की बात करते हैं? नहीं, हम जब सबका साथ कहते हैं तो सच में सबका साथ कहते हैं। और उस सबके साथ पर जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं ना, वो वास्तविकता में लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। वरना आज शासन की किसी भी योजना में देखिए तो वो वंचित वर्ग जो है ना, वो वंचित वर्ग जाति के आधार पर हो, वो वंचित वर्ग मजहब के आधार पर हो, उस वंचित वर्ग को सर्वाधिक हिस्सेदारी मिली है। और किसी भेदभाव के बिना जो वास्तविकता में जिसको आवश्यकता थी शासन की, वो नीतियां जो अंत्योदय का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था ना, कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, उस तक जब तक शासन का लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक लाभ नहीं माना जाएगा। हम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड एक दुनिया में क्रांतिकारी योजना है और दुनिया भर में इसको लेकर के लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि कैसे भारत ने आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा का कवर दे दिया है कि आपको अपने मां के, पिता के, बच्चे के कैंसर का इलाज ही कराना हो तो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगा। यह आज भारत की सरकार ने व्यवस्था की है। और लेट में आसिम वकार साहब को